Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have start the topic about related to magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या प्रोसेस है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कंडक्टर के थ्रू हो तो वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल की हो तो वहाँ पर क्या होगा। लेकिन सब कुछ चीज़ों को देखने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और किस तरह जनरेट होती है। हम इससे प्रीवियस जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ से रिलेटेड पढ़ी हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, क्यों जनरेट होती है। अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है रखा हुआ है रेस्ट की हालत में, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग्स में मौजूद दूसरे चार्ज पार्टिकल्स से क्या करेगा, फोर्स महसूस करेगा। बिकॉज वहाँ पर पॉजिटिव भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जो भी पार्टिकल्स होंगे क्या होगा, वो अट्रैक्शन या रिपल्जन देंगे, फोर्स डेवलप होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो डेवलप हुई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो उसका मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्जेस के रेस्ट में होने से डेवलप्ड होती है। अब बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। अगर कोई चार्ज मूव करे, ठीक है, अगर कोई चार्ज मूव करे, कैसे, फॉर एग्जाम्पल वो कैसे मूव करेगा, मैंने करंट अप्लाई कर दिया, मैंने पोटेंशियल अप्लाई, उसको एनर्जी दे दी मैंने, वो मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही वो मूव करेगा उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक। जब उसने मूव किया, करंट पास हुआ, तो वहाँ पर मैग्नेटिक जो फोर्स है, उसके ऊपर जो फोर्स लगी वो असल में क्या होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो चार्जेस के दरमियान होगी। और जो फील्ड डेवलप्ड होगी वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं तो दोनों फील्ड ही, और दोनों को हम फील्ड लाइन से ही जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये एक सिमिलैरिटी है इनके दरमियान। लेकिन एक फ़र्क है दोनों में मेन। अच्छा, जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होती है या मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो सिर्फ डेवलप तब होती है जब चार्जेस मूव कर रहे हों। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर चार्जेस अगर रेस्ट में हो तब भी वहाँ पर वो लग सकती है, डेवलप हो सकती है, और अगर चार्जेस मूव कर रहे हो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक वाहिद फील्ड है जो हमें सिर्फ जब चार्जेस मूव कर रहे हों, चार्जेस आर मूविंग, तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेटल रखा हुआ है, ठीक है, और मैं जो हूँ एक बार मैग्नेट ले आऊँ। अब होगा क्या कि वो जो मेटल है, अगर वो स्टील या आयरन का है, उसमें ये खासियत है कि वो अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब है वो मूवमेंट हुई, चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, मूवमेंट हुई, क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज पार्टिकल क्या है, वो बार मैग्नेट उनको अट्रैक्शन दे रहा है, वो मूव करेंगे। तो मूव करेंगे तो वहाँ पर जो है सराउंडिंग्स में उनकी मूवमेंट से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरने लगेंगी और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। तो ऐसी फील्ड जो कि मैग्नेट चार्जेस की मूवमेंट की वजह से जनरेट हो वो कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है आपके पास कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके पास जिस तरफ आपकी जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फोर्स और चार्ज पार्टिकल पे जो फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई है और उस पर जो फील्ड लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वाली बात करें अगर हम, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पे लगने वाली फोर्स असल में क्या होती है, वो हमेशा आपके पास
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, फोर्स उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये फैक्ट है, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द फील्ड। ये हम आगे चल के देखेंगे भी कि ये सब कैसे होता है। और हम ये कह सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर, इट इज ऑलवेज टेंडिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के, जितनी लाइंस कि जितने जितने करीब करीब होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, मतलब एक यहाँ है फिर उससे काफ़ी गैप के बाद दूसरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कमज़ोर होगी। और बेसिक डिफरेंस हमने क्या बताया है कुछ दो केसेस में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होती है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं, उसी लाइन में आपके पास यानी उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो दोनों ये कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल होती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स हम ये कह सकते हैं इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। क्यों हमने ये बात की यहाँ पर, यह बात मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जब आप बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम चल रहे हैं अपने एक केस की तरफ, जो कि हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी फोर्स किस तरह चार्ज पार्टिकल पे लगती है जब आप मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं। इफ एनीवेयर देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फोर्स इन देयर सराउंडिंग्स। कहीं भी जहाँ पर आपके पास करंट कैरिंग वायर मौजूद होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होगी उसके सराउंडिंग से। जाहिर है आपके पास एक वायर है, अगर उसमें करंट पास हो रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग से क्या करेगी, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, वी शैल नाउ लर्न बाय सेवरेट एंड एम्पेयर्स लॉ। हम जो है इस चैप्टर में बाय सेवरेट लॉ और एम्पेयर्स लॉ भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या एप्लीकेशन है उन्हें हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग these टू लॉज, यानी आगे हम जब पढ़ेंगे तो इन दो लॉज को हम यूज करेंगे। इफ देयर इज अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आपका चार्ज मूव कर रहा हो, क्यू चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो चार्ज जो है, मूविंग चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, वो एक ही एक्सपीरियंस, द मूविंग चार्ज क्यू चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और वो फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स। यानी अगर आपके पास चार्ज मूव कर रहा है और दूसरे किसी चार्ज से उसको जो है फोर्स महसूस होती है, तो वो क्या होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस होती है, क्योंकि वो क्या होगा कि जो ओरिजिनल पोजीशन होगी वो किसी भी दूसरे पार्टिकल के आने की वजह से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन चेंज होगी, वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, लेकिन एक दूसरे पार्टिकल आया और उसके साथ क्या हुआ, उससे उसकी अट्रैक्शन डेवलप हुई, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगी। उस मैग्नेटिक फोर्स के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपनी ओरिजिनल को। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब मैग्नेटिक फोर्स में हमारे पास ये राइट हैंड रूल है। हमारे पास बेसिकली तीन तरह के रूल होते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक होगा स्क्रू रूल, एक होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक होता है राइट हैंड पाम रूल, या मैं कहूँ कर्ल राइट हैंड रूल। हम जो बेसिकली ये यूज करते हैं अपने उसमें, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, एक राइट हैंड रूल यूज करते हैं। हम इनको लेके जो है फर्दर केसेस में देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या बन रही है। ठीक, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हमने जो है इसमें लिया है फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर। हमने जो है ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वायर है, ठीक है, उसमें मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, आपके पास करंट की पर डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी हैंड से अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस डायग्राम को मैं ब्रीफली और कैसे बता सकती हूँ,
अगर देखिए यहाँ पर लिखा है इन द फिगर लेफ्ट साइड डायग्राम शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज इनवर्ड। ये वाली डायग्राम है, इसमें जो आपके पास हैंड जो है आपके पास कर्ल हुआ है। अब हैंड्स राइट हैंड रूल की वजह से, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल एक रॉड है, ठीक है, वो रॉड को हमने हाथ से पकड़ा, तो जो आपके पास जो उसकी कर्ल हुई हुई है आपकी फिंगर्स, जो 4 फिंगर्स हैं ये कर्ल हुई हुई हैं, ये जो है कर्लिंग जो है आपके हाथों की, ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन्वर्ट है। और जो आपका हाथ है, हाथ की हथेली जो है वो आपको बता रही है कि वो क्या है, असल में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। अब अगर यहाँ जाइए, अब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, आपने उसको यू पकड़ा, उल्टा पकड़ा, ठीक है। अब इस तरह पकड़ा आपने, नीचे की तरफ से, पहले आप ऊपर पकड़े थे सीधे ऊपर की तरफ से, आपने उसको उल्टा पकड़ा, ठीक है। जब आपने उल्टा पकड़ा तो अब आपका हाथ जो है क्या हो गया, पहले आपके पास जो है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो आपके पास क्या आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही थी, यानी मैं ये कहूंगी कि वो इनवर्ट थी। अब ये क्या जा रही है, अब ये क्लॉकवाइज जा रही है, तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि ये डायरेक्शन क्या है इसकी, आउटवर्ड है। और इस तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो भी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सॉरी आउटवर्ड नहीं बल्कि इनवर्ट है, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो ही आउटवर्ड है, लेकिन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन है। लेकिन आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई है, पहले ये एंटी क्लॉकवाइज थी, अब ये क्लॉकवाइज हो गई है। पर देखिए द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शोज इज आउटवर्ड एंड करंट इज डाउनवर्ड। एंड दिस फिगर शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी इस फिगर में हमें जो लेफ्ट साइड वाली डायग्राम है हमें ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है और करंट जो है अपवर्ड है। एंड राइट साइड वाली डायग्राम जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, और आउटवर्ड है बाहर की तरफ क्योंकि वो इस तरह है, तो आउटवर्ड है, और करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। अब हम नीचे चलते हैं, फिगर 4 के बाद नीचे। अब यहाँ पर हम जो है ये थोड़ा सा देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे पास, हमने जो है एक वायर ले ली है, ठीक है, उस पर करंट पास हो रहा है आई, ठीक। अब यहाँ पर एक कुछ डिस्टेंस पे मोर चार्ज भी लग रहा है, चार्ज भी, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, इन आपके पास इन्वर्ट है, यानी उसके पास उसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, इन्वर्ट है, इन टू द पेज उसकी डायरेक्शन। तो जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब वो आएगा, आगे भी वेलोसिटी से मूव करेगा, इससे टकराएगा, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। जब डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ये हमारे पास हम क्या बता रहे हैं कि आपके पास इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये क्या है, आपके पास बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, क्रॉस शो करता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है, ठीक है। क्यू है आपके पास चार्ज, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ एम एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये आपके पास, अगर आप इसको गौर से देखें, चार्ज की डायरेक्शन आपके पास क्या है, ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की डायरेक्शन क्या हो गई, वो पेंडिकुलर हो गई। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी कुछ होगी, लेकिन यहाँ पर भी हमें मैग्नेटिक फोर्स की हम डायरेक्शन की भी हम बात नहीं कर रहे। इन फिगर क्यू चार्ज इज मूविंग विद स्पीड बी, यानी इस फिगर में चार्ज जो है, चार्ज क्यू मूव कर रहा है स्पीड बी से, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है, यानी इनटू द पेज है। when q is moving then magnetic field act on it, जब q मूव करेगा, जो कि मूव ही कर रहा है, ताकि मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी, उसको डिफ्लेक्ट करेगी, डिफ्लेक्ट करने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी। क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि वहां पर बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो है जो चार्ज शू है वो आपस में डायरेक्ट जो है परपेंडिकुलर है, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो लास्टली वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी होगी।
बिकॉज हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड कब होती है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो, तो वहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और जो है और जो फोर्स होती है वो दोनों परपेंडिकुलर होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है। ये तो हमने ऐसी ही बात की कि हमारे पास ये क्या है, ये चार्ज मूव कर रहा है, हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाह रहे हैं असल में, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कैसा सकती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है, उसमें करंट गुजर रहा है, ये एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज रेस्ट में है, इसको इससे कुछ पता नहीं चल रहा, ये मूव नहीं कर रहा। जब ये मूव ही नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई एक्ट नहीं करेगी, यानी नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर आपके पास जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जो आपके पास क्या होगी, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, इनटू द पेज है। यानी इसका मतलब है यहाँ पर क्यू रेस्ट की हालत में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो इसका मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो मेरे पास यहाँ पर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। In this figure, Q is in red. It means charge Q is not moving. चार्ज Q मूव ही नहीं कर रहा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा चार्ज Q पे। जब आपके पास चार्ज रेस्ट की हालत में हो तो वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के लिए जरूरी है कि चार्ज मूविंग हो, यानी चार्ज मूव कर रहा हो। लेकिन ये चार्ज जो है हमारे पास यहाँ तो मूव ही नहीं कर रहा। जब वो मूव ही नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं होगा और मैग्नेटिक फोर्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही हमने यहाँ पर बात लिखी है कि only electrostatic force is act in both condition, either charge is moving or rest। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स नो इफेक्ट हो रहा है, नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। और ऊपर हमने क्या बात की थी, ऊपर हमने बात की थी कि आपका चार्ज जो है वो मूव कर रहा है स्पीड v से, ठीक है, स्पीड v से मूव कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है। जब वो मूव कर रहा है देन मैग्नेटिक फील्ड ने एक्ट किया, उस पर डिफ्लेक्ट किया, ठीक, और जब डिफ्लेक्ट किया तो वहां पर जनरेट हो गई मैग्नेटिक फोर्स, यानी वहां पर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होगा। जब चार्ज मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी। इफ चार्ज डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी जब अगर चार्ज डिफ्लेक्ट करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, इसका मतलब है कि वो अपना पाथ चेंज कर रहा होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ एक्टिंग फोर्स, क्योंकि वहां पर फोर्स ने एक्ट किया है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बात न्यूटन्स भी कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू स्टे इन देयर ओन मोशन व्हेन एनी टाइप ऑफ फोर्स विल नेवर एक्ट ऑन इट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी अपनी ओन स्पेस, अपनी ओन मोशन में, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। ये न्यूटन्स का लॉस है, तो फिर उसी को लेकर हम चलेंगे। whenever the force act on it definitely then we can say magnetic force acting on। अगर फोर्स लग रही है उस पर और वो मूव कर रहा है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वहां पर कौन सी फोर्स एक्ट करी है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। बट हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो मैग्नेटिक ही है, क्यों? बिकॉज इट इज मूविंग, क्योंकि वो मूव कर रहा है। यानी हमने ये बात क्यों की कि अगर कोई फोर्स डेफिनेटली उस पर लग रही है, वो मोशन में ऑलरेडी डेफिनेटली कोई फोर्स लग रही है और वो फोर्स जो है वो मैग्नेटिक ही है, तो वो मैग्नेटिक क्यों हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उस पर लग सकती है। इट मीन्स it means electrostatic force acts on both condition, it is moving or rest। यानी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कंडीशन में एक्ट करती है, भले वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, बट द मैग्नेटिक फोर्स इज द ओनली फोर्स which acts on the moving charge। यानी मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ एक फोर्स होती है,
सिर्फ वो एक फोर्स होती है जो कि चार्ज जब मूव कर रहा हो तब वो प्रोड्यूस है, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज रेस्ट में वो प्रोड्यूस नहीं होती। Speed is also important to note that the charge is moving or not. Then this type of force is called magnetic force. यानी velocity भी इस बात को देखती है, यानी स्पीड जो है हमारे पास वो भी इस बात को देखती है कि आपका चार्ज मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो आपके पास क्या होगा कि इस उसके कुछ जो फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। So it is confirmed that magnetic force applies only in one condition. तो इसका मतलब है ये बात कंफर्म हो गई कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ एक कंडीशन में अप्लाई हो सकती है, और वो कंडीशन कौन सी है? जब चार्ज मूव कर रहा हो। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? एफ एम बराबर है क्यू इंटू वी क्रॉस बी के रिलेशन के। वी क्रॉस बी हमें क्या दे रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट है। इस क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से हमें जो नया वेक्टर मिलेगा, जो कि जो नया वेक्टर बनेगा वो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और वो क्या होगा? असल में वो मैग्नेटिक फोर्स होगी। दिस फोर्स डिपेंड्स ओनली, तो यानी ये फोर्स जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, आप फॉर्मूले को फर्स्ट देखें। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड v, चार्ज q, एंगल थीटा बिटवीन v एंड b। यानी ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स किन दो चीजों पे डिपेंड, किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? चार्ज की स्पीड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, चार्ज q पे, और थीटा पे। यानी थीटा, वो थीटा जो कि वो एंगल जो कि स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। अच्छा, मैं इसको स्पीड क्यों कह रही हूँ, वेलोसिटी क्यों नहीं कह रही, मैं आगे जाकर इसको बताऊंगी। अब देखिए हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में वो डेफिनेशन जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी, और देखिए मैंने आपसे बात की कि के मेरे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बताता है कि जब हम इससे जो न्यू वेक्टर हमारे पास आएगा वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के, जिसकी वजह से हमारे पास न्यू वेक्टर आ रहा है। यानी ये एफ जो है हमारे पास परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के दोनों प्लेन पे जिस पर वी और मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है? ये डायग्राम यहाँ पर मेरे पास मिसप्लेस हो गया थोड़ा सा। ये असल में यहाँ पर v है, यानी b और v के दरमियान का एंगल डिपेंड कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी हमें फोर्स मिलती है। यानी ये इसका मतलब है कि फोर्स जो है डिपेंड कर रही होती है एंगल पे भी। इन फिगर 8 क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन v क्रॉस b, यानी फिगर 8 में यहाँ पर v नहीं लिखा है, मैं भूल गई हूँ। ये हमें बता रहा है v डॉट b बराबर होता है, यानी v क्रॉस b का प्रोडक्ट जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि हमने बात की है कि अच्छा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले सकते हैं क्योंकि वहां पर हमारे पास दोनों जो है फोर्स और फील्ड दोनों पैरेलल होती हैं, और ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और उन दोनों के परपेंडिकुलर होने से हमारे पास जो न्यू वेक्टर आता है, जो वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और v क्रॉस v बराबर है वी बी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास v क्रॉस v रिप्लेस हो गया वी बी साइन थीटा से। हमने ये बात कही कि आपके पास चार्ज की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी स्पीड वही है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व आउट हो जाएगी। अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करें, हम आगे जा रहे हैं। दिस इक्वेशन ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन क्यू वी बी साइन थीटा मुझे सिर्फ क्या देगी? फोर्स का मैग्नीट्यूड देगी। And equation 1 gives direction of new vector which magnetic force because of cross product between two vectors. Question 1 हमारे पास जो है, हमने जो पढ़ी, जो कि क्या बन रही थी? एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वो हमें क्या देगी? वो हमें असल में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगी जो उन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स जो है कब जीरो हो सकती है। जब आपके पास चार्ज क्या हो? जीरो हो, यानी कोई वैल्यू ना हो, चार्जलेस हो या वो न्यूट्रल हो, तो कोई फोर्स वहां पर एक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है वहां पर फोर्स शॉर्टली जीरो हो जाए। अगर आपका चार्ज रेस्ट की हालत में मूव नहीं कर रहा तो वहां पर भी क्या होगी? जाहिर है मैग्नेटिक फोर्स, कोई मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा,
तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई तो इसका मतलब है कि आपके पास वहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड ही मौजूद नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई फोर्स भी मौजूद नहीं होगी। और अगर आपके पास थीटा जीरो या 180 हो जाए तो वहां पर भी कोई फोर्स मौजूद नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने आपसे ऊपर बात की थी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है, स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है और एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, जो कि दरमियान है किसके, वेलोसिटी यानी स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। तो आपके पास अब मैंने ये दोनों कंडीशंस को फर्दरली बता भी दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जब डिपेंड कर रही है तो उसका मतलब है इनमें से अगर कोई भी क्वांटिटी अगर जीरो होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। अब ये डायग्राम नंबर फिगर नंबर 9 है, इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्पीड यानी चार्ज क्यू यानी उसकी स्पीड की जो डायरेक्शन है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जबकि हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दोनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी है तब मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी। अब अगर ये पैरेलल हो जाए, अब अगर ये पैरेलल हो जाएंगी तो इनके दरमियान क्या होगा, वहां पर आपके पास एंगल जीरो हो जाएगा और जब थीटा जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो होता है तो उसका मतलब फोर्स भी जीरो हो गई। यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर जो है ऑपोजिट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है स्पीड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम ये तो कह सकते हैं कि वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल हम इसको ये कहेंगे कि वो पैरेलल तो है पर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इफ ए एंड इफ बी एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर तो क्या होगा, जाहिर है अब ये लोग एक दूसरे के जो है एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे की डायरेक्शन से, तो उनके दरमियान एंगल जो बनेगा वेलोसिटी यानी स्पीड से, अच्छा अब एंगल कहाँ से बनेगा, बी से लेके बी की तरफ बनेगा एंगल, जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा। और जब थीटा 180 डिग्री का हो तो साइन 180 जीरो होता है, तो भी यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वी और बी पैरेलल हो तब भी फोर्स जीरो, और जब एंटी पैरेलल हो यानी थीटा 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब भी ये जो है इनका क्या होगा, फोर्स जीरो होगी। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स तभी हमारे पास एक्ट करेगी जब आपके पास चार्ज की स्पीड यानी चार्ज की जो मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तभी मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो सकती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, shows if you move in direction of magnetic field or opposite to its direction then no force on the charged particle, यानी अगर Q जो है मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट मूव कर रहा हो तो वहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी चार्ज पार्टिकल में, यानी देयर इज नो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इफ इट इज गोइंग, यानी उसी चीज को हमने फर्दर दूसरे लफ्जों में लिख दिया है कि अगर चार्ज जो है बी की डायरेक्शन में जा रहा हो तो तब भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, और एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तब भी आपके पास कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। न्यू वेक्टर फोर्स आपके पास आता है कब, कम फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड विद क्यू, यानी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज क्यू से जो कि विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, और वो जो है आपके पास जो न्यू वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है उन दोनों प्लेन के वेक्टर्स के। अब ने यहाँ लिख भी दिया है कि एफ एम परपेंडिकुलर टू वी एंड बी लाइक इन फिगर 7, इन फिगर 7 में हमारे पास एफ एम जो है परपेंडिकुलर है स्पीड के भी और बी के भी, यानी हमारे पास वो असल में बना हुआ है वो राइट हैंड रूल। अगर मैं राइट हैंड रूल की बात करूं, ये राइट हैंड रूल है आपके पास, राइट हैंड रूल में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमारा जो है राइट हैंड रूल है, ठीक, ये हमारा राइट हैंड रूल है। ये जो है आपके पास ये वाली जो चीज है अगर आप देख रहे हैं अपने पास थंब है राइट हैंड रूल में, ये चीज है और ये चीज है, ठीक।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है 4 फिंगर्स, आपके पास ये फिंगर और ये फिंगर, थंब आपके पास बताता है डायरेक्शन फोर्स की, ठीक है। और ये जो 4 फिंगर्स हैं ये आपके पास डायरेक्शन बताती है, जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन बताती है चार्ज की मूवमेंट की। और ये जो फिंगर है आपके पास, मैं राइट हैंड रूल का हूँ या इसको लेफ्ट हैंड रूल से बताऊं, ठीक है। ये आपके पास थंब बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन, और आपके पास ये जो है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी आपकी 4 फिंगर्स। और ये जो फिंगर है आपके पास मिडिल फिंगर, ये आपके पास बताती है चार्ज की मूवमेंट। अब मैंने आपसे बात की कि आपके पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के भी और चार्ज के भी। तो ये थंब है, ये परपेंडिकुलर हुआ इसके भी और इसके भी। कैसे, आप गौर से देखें, ये 3D है, मैं इसको यूं कर दूं, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन, यानी स्पीड, चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन। ये आपस में तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो अब हम इस पे कुछ रूल्स लगाने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रू रूल, ठीक है। स्क्रू रूल में हम जो है उसकी डायरेक्शन को देखेंगे। स्क्रू रूल में हमने हमारे पास हम डायरेक्शन देख रहे हैं एफ एम की, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बी और ये आपके पास क्या है, स्क्रू रूल है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, स्क्रू रूल। आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स हैं, ठीक। अब इसको मैं एक बेहतर तरीके से बताती हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कर लें आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास स्पीड है, ठीक। अब आपके पास क्या है, जब ये दो वेक्टर्स हैं, आपके पास जो डायरेक्शन होगी थीटा की, फ्रॉम यानी थी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, वी से बी की तरफ होगी। तो मेरे पास क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर स्क्रू है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मैं अगर मैं इसको अपनी तरफ मूव करूं, यानी मैं अगर स्क्रू को खोलूं, ओपन करूं, उसका नट ओपन करूं, यानी मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दूं, तो इस पॉइंट पे मेरे पास, यानी कहने का मतलब है कि मेरे पास वेलोसिटी, यानी स्क्रू में रोटेट कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मेरे पास जो डायरेक्शन है वो V से B की तरफ है। एट दिस पॉइंट डायरेक्शन आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है किसकी, वेलोसिटी से। यानी आपके पास जो चार्ज मूव कर रहा है, आपके पास कैसे मूव कर रहा है, V से B की तरफ आपके पास एंगल बन रहा है। ये V है, ये B है, आपके पास चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ पर होगी, ठीक है। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ होगी। ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के आपके पास चार्ज है, या मैं कहूँ यहाँ पर आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्या कहूँ कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक स्क्रू है। अगर स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, तो आपके पास फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, आप खोल रहे हैं उसको,
फोर्स के डायरेक्शन में लग रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी आपकी तरफ। और थीटा कहाँ बन रहा है, बी से बी की तरफ बन रहा है। ये डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। In this figure, according to anti-clockwise direction of screw, the direction of force is outward towards you, यानी फोर्स की डायरेक्शन मेरी तरफ है क्योंकि मैं स्क्रू को घुमा रही हूँ। जब भी हम स्क्रू को ओपन करते हैं, नट ओपन करते हैं, आप देखिए फोर्स जो लगाते हैं, हमारे पास जो है वेलोसिटी से बी की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और हम जो स्क्रू को घुमा रहे हैं, हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड आ रही है। इसी तरीके से आप ये देखें, यहाँ पर भी आप देख लें इस डायग्राम में। अब आपके पास पहले वेलोसिटी वेक्टर आपके पास एक्स एक्सिस पे था और बी वेक्टर आपके पास एक्स वाई एक्सिस पे था। अब आप देखिए आपके पास जो है वेलोसिटी जो है आपके पास जो है ऊपर की तरफ है और बी जो है आपके पास एक्स एक्सिस पे है। अब आपके पास वही मैंने आपसे कहा कि अब आप क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप ये बात देखिए, आप नट को अंदर की तरफ बंद कर रहे हैं, यानी आप नट को क्या कर रहे हैं, आप टाइट करके अंदर उसको बंद कर रहे हैं स्क्रू को। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब आप नट को अंदर बंद करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ उसकी जो है फोर्स की डायरेक्शन लग रही होगी। जब आप नट को खोलते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी तरफ होती है क्योंकि आप उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, और जब आप उसको टाइट कर रहे होते हैं तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, यानी इनटू द पेज हो जाती है, यानी आप नट को बंद कर रहे होते हैं। ठीक, तो उसकी डायरेक्शन आपके पास v से b क्या हो जाएगी, यानी आपके पास जो ये एंगल की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, और फोर्स आपके पास जो लग रही होगी वो इनटू द पेज यानी अंदर की तरफ लग रही होगी, यानी आपके ऑपोजिट साइड पे लग रही होगी। जब आपके पास थीटा एंगल आपके पास स्क्रू मूव कर रहा है v से b की तरफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो तब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, आपकी तरफ होगी, क्योंकि उस फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, यानी स्क्रू को आप सपोज कर लिए वो चार्ज है, तो उस फॉर्म में आपके पास क्या डायरेक्शन होगी, आपकी तरफ होगी, क्योंकि आप उस वक्त क्या कर रहे होंगे, स्क्रू को खोल रहे होंगे, ओपन कर रहे होंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स यू होगी। और जब आप जो है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे वी से बी की तरफ, यानी नट को जो है बंद करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपके ऑपोजिट एक्ट करेगी। तो फिगर नंबर 11 और फिगर नंबर 12 में जो है हमारे पास जो अब जो यहाँ पर लगेगा, हम अब नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, और वो नेक्स्ट रूल है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी जो मैंने वहाँ पर पढ़ा है वो स्क्रू रूल तक पढ़ाया है, तो वहाँ तक मैं वहाँ छोड़ रही हूँ। फिर हम जो है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें लेफ्ट लेफ्ट फ्लेमिंग रूल पढ़ते हैं।